नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मोदी पार्श्वभूमि डिजिटल के पब्लिक सब जानना चाहती है इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अंक यह भी विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ जालना शहर के युवा उद्योजक जो समाज कार्य में भी अग्रसर है ऐसे रवि गोवर्धन अग्रवाल हमारे साथ है। रवि जी, आपका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, यह इंटरव्यू विशेष होने वाला है और आने वाले समय में ऐसे कई और इंटरव्यूज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप आज ही अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह इंटरव्यू अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। रवि जी, आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर हमारा। आने वाले समय में हमारे सामने महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन सर पर है। आप एक इच्छुक उम्मीदवार है, इस पर आपकी क्या भूमिका है? सर्वप्रथम आप सभी पार्श्वभूमि डिजिटल के जो हमारे साथी आए वाले उनको नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने वाले और ये विधानसभा चुनाव में मैं अपना फॉर्म 28 तारीख के दिन सुबह 11:30 बजे तहसील कार्यालय में भरने वाला हूँ। और ये फॉर्म इसलिए भरने वाला हूँ मैं कि ये चुनाव एक परिवर्तन का चुनाव है जालना शहर में। जैसे कि हम देखते हैं पिछले कई दशकों तक जालना एक व्यापारी का शहर होने के नाते एक समाज कारण भी होता है जालना के अंदर। और हम देख रहे हैं कि कई दशकों तक जालना में विकास के नाम पे जो राजनीति चल रही है और हम सभी जालना के रहवासी हैं, जन्म से यहीं रहते हैं। जालना में कुछ विकास हुआ नहीं है। कुछ दिन पहले पिछले कई दिनों से हमारे दोस्त कंपनी मित्र कंपनी जो थी जालना के व्यापारी थे और सभी समाज के वर्ग जिससे हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ थे, उन्होंने बार बार आग्रह किया है कि बोले इस चुनाव में हमें जालना में परिवर्तन चाहिए बोले, और एक परिवर्तन के रूप में एक युवा चेहरा जो व्यापारी वर्ग से आता है और एक जन सामान्य इंसान जो समाज से जुड़ा हुआ है वैसा व्यक्ति हमें चाहिए बोले। तो हम चाहते हैं कि अब इस चुनाव में हम आपको हमारा जनप्रतिनिधि और आमदार के रूप में आपको देखना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, मैं इस पे जरूर विचार करूंगा। तो पिछले 4-5 दिन से मैं कई लोगों से, हमारे व्यापारी बंधु हों दो, सभी जाति धर्म के लोगों हों दो, जो हमारे मित्र है, उनसे चर्चा किया था। तो लोग बोलते हैं बिल्कुल हमें ये चांस लेना पड़ेगा और जालना के हित के लिए अपने को चांस लेना पड़ेगा। तो फिर मैं घर में आके हमारे माता पिताजी को, हमारे भाई बंधु को सबसे डिस्कस किया, उनको समझाया कि आज अपनी जन्म भूमि जालना की है और कर्म भूमि जालना की है। जालना अपनों का शहर है और अपने सपनों का शहर है। तो पिताजी माताजी ने भी बोले ठीक है, बोले अपने को जालना को एक सोने का पालना फिर से अपन देखना चाहते तो हमें ये उम्मीदवारी अपन दाखिल करेंगे और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। तो फिर मैं जिनसे मेरी बात हुई थी उनको फोन लगाया था, मतलब बिल्कुल आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ और ये विधानसभा चुनाव में अपना फॉर्म दाखिल करूंगा। दाखिल करते हुए जब जिस दिन दाखिल करूंगा उस दिन से पूरा 20 नवंबर 2024 तक पूरा समय उनको देना पड़ेगा। उनसे मैं बोला था, वो बोले हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, आपके साथ साथ रहते हमें जालना में परिवर्तन करना है और जालना को एक विकास की ओर लेके जाना है। अब जालना में ये तो हो गई बात चुनाव, तो बिल्कुल अपना निश्चय अपन चुनाव लड़ेंगे और फॉर्म पीछे नहीं लेंगे। बहुत से लोग बोल रहे कि आप फॉर्म पीछे ले सकते हैं, लेकिन मैं बोला मैं फॉर्म पीछे नहीं लूंगा। मैं जालना के हित के लिए और हमारे व्यापार जगत में जो हो रही परेशानी, बार बार जो परेशानी आ रही है, उसको देखते हुए मैंने भी एक निर्णय लिया कि मैं खुद एक व्यापारी हूँ और व्यापारी का दुख समझ सकता हूँ। पिछले 40 वर्षों में हमने देखा है कि जालना में बहुत कुछ बदला हुआ है। 40 साल पहले का जालना और आज का जालना में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। जैसा जमीन और आसमान में जितना फर्क है उतना गैप 40 साल में हो गया। तो मैंने निर्णय तो अपना फाइनल कर चुका कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 28 तारीख के दिन सवेरे बसु बारस के शुभ मुहूर्त पे अपना फॉर्म दाखिल करूंगा और ये चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा। जालना के हित के लिए, जालना के विकास के लिए चुनाव होने वाला है और बिल्कुल ये चुनाव मैं लड़ूंगा और विजयी 100% होऊंगा उसके अंदर। तो आपने ये निश्चय कर लिया है कर लिया कि आप आने वाला इलेक्शन जो है वो लड़ने वाले। ठीक है, आपकी बात तो स्पष्ट हो गई है। इलेक्शन जो है और ये सारा जो कार्य आप जो करना चाहते हैं, इसमें समाज कार्य भी है, राजनीति भी है। तो आपकी राजनीति पार्श्वभूमि के बारे में कुछ आप हमें बताइए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड।
पार्श्वभूमि जो हमारा ये अभी जो डिजिटल जो चालू किया है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है पब्लिक ऐप के द्वारा जाने का। और पार्श्वभूमि परिवार ने जो पिछले कई दशकों तक अपने पेपर के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता तक अपनी जो समस्या पहुंचाई है, लोगों के जो शहर के मुद्दे उठाए, पेपर के द्वारा जो बातमी उन्हें छापी है, वो जानना के हित के लिए आज तक अब 100% साबित हुई है। तो और इसी के साथ यानी आपकी जो राजकीय पार्श्वभूमि है, यानी आपका अपना जो पॉलिटिकल के साथ में संबंध, पॉलिटिक्स के साथ में संबंध रहा है, तो इसके बारे में हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। रही बात राजनीति की बात, अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परिवार शुरू से राजनीति से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, वो भी एक राजकारण से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने भी जालना के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद हमारे बड़े अंकल जी कैलाश चंद्र जी अग्रवाल, उन्होंने राजकारण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में। जब अपना राम मंदिर की रथ यात्रा जालना आई थी, उस समय में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी रथ यात्रा में। उसके बाद आज कैलाश अंकल जी हमारे बीच में नहीं रहे। बाद में मेरे पिताजी श्री गोवर्धन अग्रवाल जी, वो भी नगर सेवक रह चुके। नगर सेवक से रहते हुए, राजकारण ना करते हुए, वो समाज कारण की राजनीति किया था। और कई गरीब मन लोगों को जालना के जनता के लिए विकास काम में इतना बड़ा योगदान दिया कि आज भी उनका नाम लोग लेते हैं। चाहे बेतपुरा में हो, उस समय 1991 का दौर था, जब बेतपुरा में जालना में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। तो मेरे पिताजी वो कपड़ा बाजार नगर सेवक थे, बेतपुरा सब अपने उनके अंडर में आता था। तो उन्होंने पर्सनल अपने घर में जो बोरिंग थी, वो पर्सनल पूरी पाइपलाइन बेतपुरा में, वो पूरे मार्केट में किया था, ताकि लोगों को 2 टाइम पानी मिल सके। बाकी आज भी वो करते हैं, समाज कारण करते हैं, लोगों के हित के लिए आज भी वो काम करते हैं। उसके बाद हमारे बड़े भैया श्री किशोर अग्रवाल जी, अब पूरा जालना और आप लोग भी बहुत अच्छी से परिचय थे उनसे। उन्होंने कभी भी राजकारण में रहते हुए कभी जालना के शहर के लिए राजनीति नहीं किया है। उन्हें हमेशा जनता की भलाई के लिए और जालना की भलाई के लिए किया है। जरूर आज वो हमारे कोरोना काल में समय, वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कोरोना काल में हॉस्पिटल में एडमिट, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रहते हुए भी वो सभी हमारे जो जालना के सम्मानीय नेतागण है, उनको बार बार वो लोगों का आग्रह करते थे मैसेज के थ्रू, जालना में शांति रहना चाहिए, जालना का विकास करो, इतना बड़ा कोरोना काल है, आप सब लोग मदद करो, आपको जो मदद लगी होंगी, तो मेरे परिवार के सदस्य जो जालना में है उनके थ्रू आप साथ में लेके जो भी मदद होंगी, मेरा परिवार आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो आपको यानी राजनीति का जो एक एटमॉस्फेयर, माहौल जिसको बोलेंगे, तो वो परिवार में आपको मिला है। हाँ। तो आपका जो इससे आपका कैसा बैकग्राउंड बना है? बाद में आज मैं जैसा 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में मैंने आज तक तन मन धन से पार्टी की सेवा की और कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों की समस्या थी, उसमें धरना आंदोलन हो, उपोषण हो, वो सभी मुद्दे उठाते थे। किशोर भाई, हमारे स्वर्गीय श्री किशोर भाई जी के अग्रवाल जी के हम नेतृत्व में काम करते थे। हमारे भैया के मार्गदर्शन में हम चल के काम करते थे, लोगों के लिए, हित के लिए काम करते थे। लेकिन कभी समाज में और लोगों के साथ राजनीति की बात नहीं की और राजनीति उनके साथ की नहीं। ऐसे संस्कार हमारे किशोर भाई जी ने दिए थे। और भारतीय जनता पार्टी से तो मैं कल भी जुड़े वाला था, वो आज भी और कल भी रहूंगा जुड़े वाला। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहने के नाते जो जालना की समस्या थी, जो टेस्ट को लेकर जो प्रश्न थे, पानी को लेकर जो प्रश्न थे, चाहे बड़ी सड़क जो बनाने का जो मुद्दा था, रोड बनाने के लिए, बड़ी सड़क के रोड बनाने के लिए हमने भीख मांगो आंदोलन किया था। उसके डॉक्यूमेंट आज भी हमारे पास मौजूद है। टेस्ट को लेकर हमने पिछले महीने मयूर अग्रवाल जो हमारे मित्र है, हमारे छोटे भाई है, उनके नेतृत्व में हमने उपोषण किया था। और बहुत सी समस्या हमने लोगों को, कोई हमारे राव साहब दानवे जी के नेतृत्व में हो या कोई नेतागण के या कोई अधिकारी के, उनके माध्यम से हमने लोगों के कई काम किए। तो मुझे उसमें समाधान है कि मैं राजनीति पार्टी में रहने वाली, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैंने लोगों का, जनता का बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए मुझे मान। एक समय ऐसा भी था कि आपका परिवार, ये बाला साहेब पवार, इनके बहुत निकटवर्ती थे, और उसके बाद में फिर आप बीजेपी में, आपका संबंध परिवार का जो है बीजेपी से जुड़ा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे बाला साहब जी पवार जो, वो तो हमारे गांव के लिए जरूर नेता थे, सब थे, लेकिन हमारे परिवार के लिए वो परिवार के सदस्य जैसे थे।
जो वो बीच में चुनाव लड़े थे, तो लोग वो टाइम पे हवा बनाते थे कि बाला साहब जी चुनाव में नहीं, अपना अग्रवाल रूपम परिवार इस चुनाव में खड़े वाला है। लेकिन बाला साहब जी के लिए जो काम हमने किया है वो आज तक हमें याद है। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन हमारे पिताजी भैया लोग बोलते थे कि हमने ऐसा किया, लेकिन उसके लिए हमको भी एक स्वाभिमान हमको लगता है कि हमने एक अच्छे इंसान के लिए वो वक्त में काम किया था। लेकिन उनकी प्रेरणा लेकर आज हम परिवार की, बाला साहब जी पवार जी की, जो भी हमारे पहले रहे वाले ओम प्रकाश जी अपना बाबू से डायमा रहे वाले, बोत्रा जी रहे वाले, चोईशा रहे वाले, हमारी शकुंतला देवी शर्मा जी जो रहे वाले मिट्टू से डार थे, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा लेकर आज हम भी वही कार्य कर रहे हैं। अभी आपने जैसे बीजेपी ज्वाइन की, हाँ। उसके पहले आपके परिवार और आप भी कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों में थे। उसके बाद आप बीजेपी में, अभी आप बीजेपी में हो आप, तो आपने वैसे टिकट किन से मांगा है कि, यानी कांग्रेस से मांगा है या बीजेपी से मांगा है? आपका प्रश्न पूछना ये स्वाभाविक था और इसका उत्तर भी देने के लिए मुझे बहुत जरूरी है। इसके पहले मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में मैं ज्वाइन हुआ 1997 में, और परिवार पूरा हमारे किशोर भैया, कैलाश अंकल, ये सब भाजपा के थे, मैं और पिताजी कांग्रेस के थे। लेकिन वो पीरियड की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करती थी और आज की कांग्रेस देश तोड़ने का काम कर रही है। तो ये आपका आरोप है उन पर? हाँ। और मुझे याद है हमारे जो आदरणीय जो आमदार साहब है अभी, कैलाश गोरेंटल जी, उनका पहला चुनाव में हमने तन मन धन से उनका प्रचार किया था। शायद 1990 की बात है, रात में 2-2 बजे तक प्रचार करते थे हम उनका। लेकिन वो पीरियड में भी हमको लगता था कि व्यापारी चेहरा बाजार में आया, तो हमने उनके नाते बहुत ज़्यादा काम किया है, सभी मित्रों के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने भी वो पीरियड में काम 5 साल निकाले, लेकिन वो जैसे जैसा वक्त बीतते गया, कि 2003-4 में ऐसा क्या हुआ था वो पीरियड में, जो कांग्रेस वाले, जो राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं इनके, वो देश विरोधी थोड़ी बात करने को लग गए थे। ये अपने चाहे अपने धर्म पे हो या देश के विरुद्ध हो, कि भारत माता को अपनी माता मानते हैं अपन, अब अपनी माँ पे कोई उंगली उठाए ये कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा। तो मैंने भैया से, हमारे जो किशोर भैया जी थे, उनको जाके बोला, भैया मुझे कांग्रेस में नहीं रहना है, वो देश के विरुद्ध ऐसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे अपने को मन को नहीं पर, तो मैं भाजपा में आना चाहता हूँ। भैया बोले ठीक है। तो वो समय से और आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी का तन मन धन से काम किया है, और कांग्रेस के लिए जो भी वो देश के विरुद्ध काम करते थे उसका मैं विरोध करते आया। यानी आपका यह आरोप है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, हाँ। उनके द्वारा भारत भूमिया और अन्य किसी विषय पर, उनकी किसी स्टेटमेंट पर या उनकी कोई भूमिका पर आपकी नाराजगी रही, और इसके चलते आपने कांग्रेस को टाटा बाय बाय किया। तो बीजेपी में आने के बाद में आपकी जो ये सारी दिक्कत थी, इसका समाधान आपको मिला? जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी ये पक्ष संगठन ज्वाइन किया, उस दिन से मेरा पावर, जो विल बोलते काम करने की क्षमता, वो 2 गुना बढ़ गई। और भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से जुड़ा, मुझे ऐसा लगता है मैं एक जो देशभक्तों की जो पार्टी है उसके साथ जुड़ के जो काम कर रहा हूँ, वो मुझे, वो पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय था, और उसमें कई हद तक हम कामयाब भी हुए। है ना। आज तक हमने जैसा 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो या पर्सनल माध्यम से जो भी हो, हमने कभी भी देश तोड़ने की बात नहीं की और देश बांटने की बात नहीं की। उसके अंदर हमने हमेशा देश जोड़ने की बात की है। उसमें लोगों को, आम इंसान एक दूसरे से जोड़ने की बात की है, समाज को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। वो माध्यम से आज भी हम कार्य कर रहे हैं उसका। तो मेरा प्रश्न फिर भी अभी वहां रुका हुआ है कि आप कांग्रेस के भी आप सदस्य रहे, और देखा गया है कि राजनीति में कोई भी अधिक समय तक कोई किसी का दुश्मनी ऐसा नहीं होता है, विचारों की मतभेद हो सकते हैं। तो फिर से प्रश्न पूछूंगा आपको कि आने वाले इलेक्शन के लिए आपने जो टिकट है वो कांग्रेस से मांगा है या बीजेपी से मांगा है? आने वाले चुनाव के लिए टिकट तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मांगा था, कांग्रेस से मांगने का तो कोई विषय ही नहीं था। अगर कांग्रेस मुझे टिकट दे भी देती तो मैं वो पक्ष से खड़ा नहीं रहता था। मुझे कई पक्षों के ऑफर आए, 2-3 पक्ष से भी ऑफर आए कि हमारे पक्ष से खड़े रहो, लेकिन जो बोलता है ना, खून जो रहता है अपने शरीर में, वो खून जो एक पक्ष से जुड़ गया, तो खून वो जिस थाली में खाते उस थाली में छेद नहीं करना, अपन बोलते हुए था। मैंने वो पक्ष को नहीं, साफ साफ नहीं बोल दिया, बोला मैं खड़े रहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से खड़े रहूंगा, नहीं तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है।
अभी आपको व्यापारी का एक चेहरा देखा जा रहा है, युवा व्यापारी का चेहरा देखा जा रहा है, तो क्या जालना शहर के ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों से आने वाले इलेक्शन में आपकी भूमिका पर की चर्चा हुई है आपकी? ये चर्चा तो काफी दिनों से चल रही थी। ये चर्चा पिछले कई दिनों से चालू थी, कई सालों 2 साल से ये चर्चा चालू थी। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ अपने लोग हैं, सिटी के अपने लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, दूसरे सभी समाज के लोग हैं, मित्र वर्ग से जो लोग हैं, उससे चर्चा चालू थी। लेकिन एक बोलते हैं ना, युवा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति होती है। तो मुझे भी लगता है खां तो खां अभी ये युवा चेहरों को सभी पार्टियों ने मौका देना चाहिए, एक युवा पीढ़ी को आगे लाने की बात करना चाहिए कि युवा पीढ़ी ही देश का विकास और अपने शहर का विकास कर सकती है। और रही व्यापारी की बात, व्यापारी तो हम तो खानदानी व्यापारी है। जालना एक समय में व्यापार का शहर था, निजाम काल से जालना एक व्यापारी का शहर है। और यहाँ व्यापारी के ऐसे ऐसे दिक्कत देखने को मिल रहे हैं अपने को कि एक व्यापारी होने के नाते एक दुख उनका समझ सकता हूँ, और व्यापारी का समस्या कैसी अपन निर्वाण करना उस समय उनका, वो बोलते हैं ना, उनका प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना है, उस भूमिका को मैं लेके आगे काम कर रहा हूँ। इसी विषय पर अगला प्रश्न है कि पिछले 35-40 वर्षों में, करीब 35 वर्षों में व्यापारियों के जो प्रश्न थे वो राजनीतिक गलियारों से सॉल्व हुए हैं क्या, उनका समाधान हुआ है क्या, और सर्वसामान्य जो है उनके भी प्रश्नों का समाधान उनको मिले हैं क्या, इस पर आपकी क्या भूमिका है? मुझे लगता है पिछले 40 साल से तो अपना देश तो आज़ाद हो गया, 75 साल हो गए, और मुझे नहीं लगता कि जालना अभी तक आज़ाद हुआ। कि पिछले साल से जो 40 साल से हम देख रहे हैं, जालना में तो ना कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विकास के नाम में राजनीति, विकास के नाम पे राजनीति हुई है। आज हम देख सकते हैं हमारे फूले मार्केट लगभग 2009 के आसपास बोले गिरा है, आज 15 साल हो गए। आज वहाँ एक सिंधी समाज, एक हमारा बहुत बड़ा वर्ग है, वहाँ अपना व्यापार कर सकता था, आज वो मार्केट गिरा दिया। 40 साल से सत्ता अपनी थी, जो भी सत्ता थी वही सत्ता में बैठे हैं, वही लोग आज भी वो सत्ता में, लेकिन वो पिछले 15 साल से वो लोगों ने फूले मार्केट बनाए नहीं। उल्टा कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ फंड भी लिया गया, ऐसा सुनने में आया, उसकी मेरे पास कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन वो कुछ फंड भी लेके आज तक वो मार्केट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना मार्केट का भूमि पूजन भी हुआ। लेकिन जो हमारी ये सिंधी भाई जो थे वहाँ, उनको आज उन्होंने वंचित रख दिया। लेकिन मैं हमारे सिंधी भाई और जालना वासियों को और सभी व्यापारियों को ये आश्वासन पक्का दूंगा कि जिस दिन आपने मुझे 20 तारीख के दिन जैसे ही वोटिंग आएगा, उस दिन मुझे आशीर्वाद देकर विजय बनाए, और आने वाले 2 साल में फूले मार्केट का भूमि पूजन हो जाएगा। ये मेरा उनसे वादा है कि फूले मार्केट अपनी जालना की आन बान शान थी, आज अपन देख रहे क्या हालत हो गई वहाँ। एक जो मार्केट था, व्यापारी का जो हब था काम करने का, वहाँ पूरे गांव का व्यापार होता था, आज वहाँ पूरी गंदगी हो गई। विकास की राजनीति पर आपकी नजर है, ऐसा कह सकते हैं? विकास की राजनीति। मेडिकल कॉलेज की जानकारी आपको होगी ही, जालना को मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव पारित हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि मेडिकल कॉलेज जरूरी है या वर्तमान में जालना शहर की साफ सफाई, उसकी सुरक्षा, इन विषयों पर ध्यान देना जरूरी है? आपका क्या इस पर मत है? मेडिकल कॉलेज और साफ सफाई ये दोनों एक अलग अलग चीज है। साफ सफाई तो होना चाहिए, और स्वच्छता, जब तक अपना शहर स्वच्छता नहीं होता है तो वो शहर मुझे कुछ रौनक नहीं रहती है। वो बोलते हैं ना, घर में साफ सफाई रही तो लक्ष्मी की आवक होती है। तो जिस दिन अपनी जालना में स्वच्छता होगा तो ऑटोमेटिक जो मेडिकल कॉलेज आए, अभी पिछले 10 साल से जब से हमारे राव साहब दानवे जी जब मंत्री बने थे, जो उनके राज में जो काम हुआ जालना में स्वच्छता को लेकर, जो भी ये आए 10 साल में उनके नेतृत्व में जालना ने बहुत बड़ा विकास किया। और मेडिकल कॉलेज का भी मान सम्मान और जो ये रहता है मेडिकल कॉलेज में लाने की सबसे बड़ी भूमिका हमारे राव साहब दानवे जी की थी। उनके नेतृत्व में 10 साल में बहुत कुछ काम होगा। जालना थोड़ा स्वच्छता हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन कहीं तो कहीं अभी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है। वहां पे किरंतु तो चालू है, लेकिन सत्ता दूसरे की होने के नाते वो तो सिर्फ सत्ता की गलियारों में घूम घूम के बस गंदगी फैला रहे, स्वच्छता नहीं कर रहे। आपने अभी कहा कि महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता नहीं है, तो आइए भाजपा की सत्ता पे हम कुछ बात करते हैं। भाजपा की सत्ता आने के पश्चात राज्य में गो हत्या, इसकी बंदी का कानून आया है, तो आपको क्या लगता है कि
भाजपा के नेतृत्व में ये जो कानून आया है, पारित हुआ है, इसकी अमल बजावनी जिसको हम कहेंगे वो सही ढंग से हो रही है, आपको दिखाई पड़ रही है? इस पर आपका क्या मत है? कोई भी कानून आने से उसको अमल में लाने के कुछ वक्त लगता है। और गौ हत्या तो जैसा महाराष्ट्र सरकार, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार है, उन्हें हमारी गौ माताओं के राष्ट्रीय माता बोल के महाराष्ट्र की जो राज्य की रहती है उनको घोषित किया है। और मुझे जरूर विश्वास है कि आने वाले समय में उसको पूरी तरह से वो नियम को लागू कर दिया जाएगा। अभी गो हत्या राज्य की तो विषय आपने की, तो गो हत्या कानून के हिसाब से जालना शहर नगर में इसकी क्या परिस्थिति है इस कानून को लेकर, या गो हत्या के विषय में शहर के हिसाब से आपकी क्या जानकारी है? पिछले कई समय से हम देख रहे कि जालना में गौ माता की तस्करी हो रही थी, लेकिन हमारे जालना में कुछ हिंदू संगठन, बजरंग दल हो, हिंदू महासभा हो, इन्होंने कई हद तक उस पर विराम लगाने की कोशिश की और लग भी रहा है। इसका गवाह मैं खुद एक बार था, कोरोना काल का वक्त था, मैं दुर्गा माता मंदिर के पास खड़ा था, तो एक टेम्पो में कुछ लोग गाय को लेकर जा रहे थे। तो मैंने हमारे हिंदू संगठन बजरंग दल वाले को फोन भी लगा था, वेणुगोपाल झवर भी थे हमारे साथ, मयूर था, गणेश लुटे जी थे, नवीन था हमारे साथ, हमारा मित्र सचिन धोखा था, ये सब दोस्त हम वहाँ थे। हमने वो रिक्शा वाले को पकड़ा। वो रिक्शा वाले के पास कोई पेपर नहीं थे कि भाई ये गाय से दूसरी जगह हम लेके जा रहे हैं हमारी गौ माता को। लेकिन बाद में हमको पता चला कि ये गौ तस्करी हो रही थी, इसकी गौ तक, तो हमने तुरंत उसको विराम लगाए और वो गौ पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेन करके उसको गाय को अपनी सुरक्षित जगह पहुंचाए। इलेक्शन की चर्चा फिर से करते हैं इसी के साथ में। स्वर्गीय किशोर जी अग्रवाल, इनको उम्मीदवार के रूप में वे घोषित किए गए थे और उनका टिकट लगभग फाइनल हो गया था, मगर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उनको अपना नाम पीछे लेना पड़ा? देखिए 2014 का जो साल था, जब हमारे आदरणीय स्वर्गीय किशोर भैया जी का जब टिकट फाइनल हो चुका था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और मेरे समय उस समय कुछ अग्रसेन जयंती भी चालू थी, यही नवरात्रा पर्व चालू था, तो सब जगह ये तय हो चुका था कि किशोर अग्रवाल जी का टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से फाइनल हो गया। किशोर अग्रवाल जी चुनाव 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले। लेकिन अचानक दूसरे दिन ऐसी परिस्थिति हो गई कि क्या पता कि वो टिकट उनको नहीं दिया गया या काटा गया। लेकिन जब टिकट फाइनल हुआ था हमारे भैया जी का, पूरे जालना में एक दिवाली का उत्सव जैसा वातावरण हो गया था कि कई वर्षों बाद एक अच्छे इंसान को और एक व्यापारी वर्ग को टिकट मिला जो पूरे जालना की हितों की आज तक सेवा करते आए, जनता की सेवा करते आए, हितों का काम करते आए। तो वो टाइम पे सभी समाज के लोगों ने, कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी वर्ग हो, छोटा से छोटा वर्ग हो, बड़े से बड़े वर्ग ने पूरे किशोर भैया जी को अपना समर्थन दिया था। और उनको पर्सनल आके मिले थे दूसरे दिन कि भैया आपको बहुत बहुत बधाई, आपको एडवांस में बधाई। लेकिन अचानक टिकट क्यों कटा, कैसा कटा, इसके लिए मैं जनता को ही बोलना चाहूँगा कि आप ही निर्णय लीजिए क्यों कटा, किसके लिए कटा। लेकिन एक बहुत अच्छा उम्मीदवार उस रूप में वो समय में अपने को मिल रहा था, लेकिन 2014 में टिकट ना मिला। लेकिन 2024 में हम जरूर प्रयास करेंगे कि किशोर अग्रवाल जी का सपना पूरा हो। तो आपको नहीं लगता कि वही चीज इस बार दोहराई जा रही है? वर्ष 2024, वो 14 था, ये 2024 है। आज के भारतीय जनता पार्टी की जो पक्ष सृष्टि है इस क्षेत्र के, तो वे आपको एक व्यापारी के प्रतिनिधि के रूप में, एक व्यापारी चेहरे के रूप में, जो व्यापारी वर्ग का, जन सामान्य का, शहरी एवं ग्रामीण भाग का विकास कर सके, इस रूप में आपको वे प्रस्तुत कर सकते थे। तो ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले 2024 में ये जो चुनाव विधानसभा का है, ये विधानसभा में टिकट का हकदार सबसे पहले तो हमारे किशोर अग्रवाल जी का परिवार था, जिन्होंने पार्टी शुरू से जनसंघ से समय से पार्टी को खड़ा करने में हमारे स्वर्गीय हीरालाल जी अग्रवाल
और किशोर अग्रवाल जी ने जो मेहनत की थी, आज वो परिणाम पार्टी को वो पीरियड से आज यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि किशोर भाई को 2014 में टिकट ना मिलते हुए मुझे पूरी आशा थी कि 2019 में भी टिकट मिलने के चांसेस थे, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं सका। लेकिन 2024 में हमें पूरी गारंटी थी कि भैया के परिवार में से चाहे उनका पुत्र हो या भाई हो, परिवार का एक टिकट उनके परिवार में देना चाहिए। और रही जाति धर्म की बात, हमारा परिवार और या मैं कभी कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। ना हमारे बुजुर्ग ने या हमारे परिवार ने हमको ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि कोई जाति धर्म से ऐसा भेदभाव किए। वो तो हमें ऐसे संस्कार दिए कि सभी जाति धर्म को मिलकर साथ में बिठाकर काम करो। जाति धर्म की राजनीति करने से कुछ फायदा और किसका फायदा हुआ नहीं आज तक। और अब 2014 में जब भैया का टिकट कटा था तो मुझे अच्छी तरह से याद है, 10 साल हो गए वो बात को भी। यही पीरियड था, अक्टूबर का ही पीरियड था लगभग, गैलेक्सी होटल में प्रोग्राम हुआ था। लेकिन बाद में कुछ लोग किशोर भाई से बात कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ जो टिकट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों कट गया, या अब क्यों नहीं खड़े रहे, ऐसी भी चर्चा थी। भैया बोले मैं तो खड़े रहने के लिए तैयार था। फिर लोग ने प्रश्न करना चालू करे कि भैया का डायलॉग मुझे अच्छी से याद है, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, बोले ऐसा अब क्या बोलूँ, बोले तो भैया ने एक डायलॉग मारा था उनको सभी को, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये इतना ही बोल के भैया ने अपने वाणी को विराम दिया था वहाँ। यानी किशोर जी अग्रवाल की जो राजनीतिक सफर है वो शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया, ऐसा आपका कहना है। और आपका जो रुझान है वो जैसे भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति उस पर आधारित है, ऐसा दिखाई पड़ता है। देखो, किशोर भाई जी की राजनीति को रोकने के लिए विराम तो कई दशकों तक कई राजनेताओं ने और कई पक्षों ने चालू रखा था, कि इनको पता था कि किशोर अग्रवाल ऐसा व्यक्तित्व है जो वो किसी की भी राजनीति को शुरू कर सकता है, किसी भी राजनीति के जीवन को खत्म कर सकता है। वो उस तरह का आदमी था। लेकिन किसी का बुरा करने का कभी उन्हें जिंदगी में प्रयास किया नहीं। जो भी उनके पास आते, रोज भैया के पास कम से कम 100 से 150 लोग मिलने को आते थे। लेकिन भैया ने हर वर्ग का, चाहे वो पक्ष का हो या गरीब हो या कोई भी समाज को हो, कभी उनका काम रोका नहीं। बिल्कुल 100% प्रयत्न किया, हम पूरा करके उनका सपना और उनका काम पूरा 100% जानना की जनता को जानना के लिए दिया है। और मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आज किशोर भाई तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किशोर अग्रवाल जी को जो चाहने वाला वर्ग है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि किशोर भाई के रूप में वो मुझे 2024 में अपना आशीर्वाद देकर जरूर विजय बनाएंगे, और किशोर अग्रवाल जी का सपना और साथ में पूरे जानना का जो परिवर्तन का सपना है वो पूरा होगा। इसी के साथ में युति और आघाड़ी, युति से जो सीट जिनको मौका दिया गया है, जिन्होंने प्राप्त किया है, वे माननीय अर्जुन राव जी साहब खोदकर, और आघाड़ी से अभी जो समाचार प्राप्त हुए माननीय कैलाश जी गोरंटियाल, इनके रहते हुए भी युति धर्म से विरुद्ध जाकर, ऐसा हम कह सकते हैं, माननीय भास्कर राव जी दानवे इन्होंने अपना पर्चा भरा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजकारण में कोई किसी का नहीं रहता है। और रही टिकट का विषय, पिछले 2014 से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से जो पक्ष संगठन की जो स्थापना की और जो विस्तार किया, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई पक्ष ने उतना विस्तार किया होगा उसको। हम कई सालों से कह रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं को कि जालना की सीट भारतीय जनता पार्टी को छूटना चाहिए, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों वर्ग ज़्यादा है। तो हमारे वरिष्ठ नेता हमारे राव साहब दानवे जी भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और आज भी प्रयत्न चालू है उनका कि हो सके कि ये टिकट बाद में या मित्र पक्ष जो बोलते हैं लड़त हो जाए आखिरी में। मगर टिकट तो जा चुका है, वे तैयारी को लग चुके हैं। तैयारी करने का सबको अधिकार है, लेकिन इसकी सही तैयारी 4 तारीख के बाद हमें भी देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होने के बाद में जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो युति की सरकार बनेगी या आघाड़ी की? आप कैसा देख रहे हैं, गणित को कैसा देख रहे हैं? वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है राज्य में, तो उसको लेकर आपकी क्या विचार है? 23 नवंबर 2024 को लगभग मेरे हिसाब से दोपहर तक तो रिजल्ट आ जाएगी।
जब वो रिजल्ट आएंगे तो मुझे लग रहा है कि वो रिजल्ट सबको चौंकाने वाले होंगे कि ये बार भी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि महायुति की सरकार बनेगी और वन साइड सरकार बनेगी। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को लगभग 120-25 सीट के ऊपर पर्सनल भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली और भारतीय जनता पार्टी की फिर से और युति की सरकार बनने वाली। जालना शहर के विकास के बारे में हमने तो लगभग बात की है। इसके साथ साथ में इच्छुक उम्मीदवार के हिसाब से ग्रामीण इलाकों के विकास के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पिछले वर्षों में जो बीते वर्ष है उनमें ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हुआ है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि पिछले 35-40 साल में ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। जब शहर का विकास नहीं हुआ तो ग्रामीण का कहां से होगा? और जो हमारे किसान है जो वो आज भी परेशान है कि उनको आज भी लाइट की समस्या है, रोड नाली पानी की समस्या है। उनको जो गवर्नमेंट की जो हमारी स्कीम जो लागू होती है आज भी सही ढंग से उनको नहीं पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात, आज किसान अगर जिंदा रहेगा तो अब हम लोग जिंदा रहेंगे। हमारे से पहले हमें किसान लोगों को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो जी रहा है। हम सभी को मिलकर, मुझे नहीं, कोई राजनीतिक पक्ष को नहीं, हम सभी को मिलकर किसानों का जीवन अपने को उज्जवल बनाना पड़ेगा। और ये सबका अपना दायित्व रहेगा कि वो किसानों को उनको सही ढंग से उनको जो खत रहे हो या गवर्नमेंट की जो भी स्कीम हो उनको लागू कर उनको उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। और मैं आपसे ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये भी वादा करना चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे अपने किसान भाई जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे समझो चुनाव में विजयी कराया, तो ग्रामीण भागों में हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का मैंने फैसला किया था कि उसके लिए कोशिश करूंगा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक तो स्कूल तो रहती है जिला परिषद की, लेकिन एक इंग्लिश स्कूल खुलना चाहिए ताकि हमारे किसान भाई बहन, हमारे बेटी बेटा भी एक शिक्षित होकर एक ग्रामीण का और जिले का नाम रोशन करे। और एक हरित क्रांति जो बोलते ग्रीन इरिगेशन, उसको भी लागू करने की बहुत जरूरत है अपने को, लेकिन आज भी वो लागू नहीं हुआ। ग्रामीण के नाम पे आज हमें हजारों करोड़ का फंड आ चुका है 40 सालों में, लेकिन आज तक जो फंड का जितना फंड आया मेरे हिसाब से वो पिछले 40 साल में आज हमारा ग्रामीण का जो क्षेत्र है वो शहर का वैसा दिखने को होना था, लेकिन आज हमें वो भी दिखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, हमारे किसान के लिए भी एक अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। विकास की राजनीति की तरफ आपका झुकाव है ऐसा समझ में आ रहा है आपके कहने से। आप कांग्रेस में भी रहे, परिवार भी कांग्रेस में रहा, आप अभी बीजेपी में हैं, उसके सक्रिय कार्यकर्ता है, मगर इस इलेक्शन में आपको खड़े रहना चाहिए, इसका आग्रह विशेष रूप से किन का रहा? ये इलेक्शन में मुझे खड़े रहने का आग्रह मुझे हमारे जानना के जो हमारे परिवार के लोग हैं, मित्र परिवार के जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और सभी समाज के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे विशेष तौर पर बार बार दिन में कम से कम 200-250 फोन आते होंगे कि भैया आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म पीछे नहीं लेना है अपने को, हम आपके साथ है, पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे, चाहे फैसला कुछ भी हो, हार हो या जीत हो, लेकिन परिवर्तन हमें करना है। यदि आपको पक्ष सृष्टि, भले ही हो सकता है कि आप अपक्ष रूप में उम्मीदवार के रूप में अपना वोट मांगे, खड़े रहे, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता द्वारा आपको कहा जाए कि आपको अपना पर्चा वापस लेना है, तो इस पर आपकी क्या भूमिका होगी? फिर उस पर मैं नो कमेंट। फिर भी विचार तो आपने कुछ किया होगा कि अगर ऐसी परिस्थिति विचार बनती तो है, मेरा बस है, जालना में परिवर्तन हो जाना चाहिए और जालना में विकास होना चाहिए, हमारे हर समाज का विकास होना चाहिए, व्यापारी का विकास होना चाहिए, हमारे छोटे भाई बहनों का विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सभी आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, आपके खुद का अपना एक अच्छा खासा अनुभव है व्यापारी के रूप में, और व्यापारी अपना एक गणित लेकर चलता है कि प्रॉफिट लॉस जिसको हम कहते हैं। तो आने वाले इस इलेक्शन में आप उम्मीदवार के रूप में रहेंगे तो सभी का प्रॉफिट, व्यापारी का होता है कि भाई हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हमें जीत मिलनी चाहिए व्यापार में। तो उसी ग्राउंड्स पर इलेक्शन में आपकी जीत के गणित क्या है? सबके अपने अपने गणित रहते हैं। कुछ लोग
ओपन में काम करते, कुछ लोग बैठ के काम करते। एंड रही व्यापारी की प्लस माइनस की, व्यापारी कभी भी जब व्यापार करता है तो व्यापार करता है, वो देखता प्लस माइनस नहीं सोचता है कभी भी। व्यापारी प्लस माइनस तो जीवन का हिस्सा है, आज प्लस होगा तो कल माइनस भी होगे। और मुझे लगता है कि व्यापारी की समस्या के लिए कहीं तो कहीं मुझे भी आगे आना चाहिए। कि हम देख रहे हैं जैसा व्यापारियों के लिए पिछले पहले तो साल 2 साल में एक बात तो सुनने में आता है कि ये घटना किसकी बैग लूटी गई, यहाँ लूटमार हो गई, किसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, कोई व्यापारी के ऊपर गोले चली, पहले कई सालों बाद सुनने में आता। तो यहाँ तो रोज दिन दहाड़े अभी तो रोज ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये व्यापारी की बैग गई, ये व्यापारी पे गोली चल गई, ये व्यापारी की जमीन पे कब्जा हो गया। और जब हमारे ये व्यापारी पे जब ये घटना सुनने को मिलती है तो मन एकदम से ये हो जाता है कि यार अपन खुद एक व्यापारी होने के उस पर क्या बीत होगी। कहीं व्यापारी की कैश कोई छोटी मोटी कैश नहीं रहती है। वो अगर 2 लाख भी रहते हो, समझो हमारा किराना बाजार पकड़ लिया, कोई अगर किराना मार्केट वाले के, हमारे कोई छोटे व्यापारी की अगर 2 लाख की भी बैग लूटी गई, वो बेचारा 10 पैसे 8 आने 4 आने में काम करने वाला व्यक्ति रहता है, किराना का धंधा उस पर रहता है। लेकिन वो जब 2 लाख की बैग जाती है तो उस पर उसको वो भर्ती करने में कितना समय लगेगा, उसको टर्नओवर कितना करना पड़ेगा वो 2 लाख के लिए। यहाँ मैं तो सिर्फ 2 लाख की से बात किया, यहाँ तो लाखों करोड़ों लूटे जा रहे, लेकिन आज तक उनका कोई वो आता पता कुछ नहीं है ही नहीं। वो आज तक मेरे ख्याल से पूरी रिकवरी नहीं होंगी, एकांती जो केस की रिकवरी होगी। और इसके लिए हमारे जो गांव के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने आज तक उनके लिए ये मुद्दे के लिए उन्होंने ना कोई काम किया है, ना कोई इसके लिए कुछ बोला है। पिछले वर्षों कई मेरे ख्याल से कुछ 5 साल 7 साल 10 साल पहले हमारे कुछ मुंडे के व्यापारी, हमारे व्यापारी वर्ग जेल में, वो कुछ अनाज के केस में जेल में बंद हो गए थे। तो जब वो व्यापारी हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर थे, और वो मेरे ख्याल से यही दिवाली का पीरियड था शायद, लगभग मुझे ऐसा दिवाली का पीरियड था। जब हमारी व्यापारी जेल में गए थे तो मैं खुद वहां मौजूद था। जब वो जेल में थे, एक व्यापारी जेल के अंदर जाने बाद उसकी दृष्टि कैसी पलट जाती है, अपनी बदनामी हो गई, अपन जेल के अंदर चले गए, पूरे गांव में अपनी बदनामी हो गई, अपन तो कुछ किए नहीं, जेल में चले गए। तो वो टाइम से बहुत से नेता लोगों ने भी मेरे हिसाब से कुछ प्रयास नहीं किया। बाद में 2 दिन 3 दिन बाद हमारे व्यापारी समाज के कुछ लोग, समाज के मतलब सभी समाज के लोग, हमारे स्वर्गीय श्री किशोर अग्रवाल जी के पास आए थे। सवेरे 11 साढ़े 11 12 बजे का वक्त था, मैं भी वहीं मौजूद था। और गांव के 2-3 जनप्रतिनिधि वो टाइम पे उपस्थित थे, लेकिन मैं नाम बोलना नहीं चाहूंगा आपको। तो उन्होंने ऐसा ऐसा बात है भैया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बोले। भैया को क्या लगा, भैया बोले हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व आपका? नहीं बोले, अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं है, कोई इसमें जनप्रतिनिधि अपना साथ देने को तैयार नहीं। तो भैया ने उनको यही बोला था, अभी 12 बज रहे, अब चाय पानी नाश्ता करो, और शाम के जितने भी व्यापारी अपने जेल के अंदर है, वो शाम में सब अपने अपने घर पे खाना खाएंगे। तो लगभग शाम के टाइम पे सब व्यापारी अपने अपने घर पे चले गए थे। एक जनप्रतिनिधि की ताकत क्या रहती है, एक व्यापारी की ताकत क्या रहती है, ये इसके माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता स्वर्गीय किशोर जी अग्रवाल के पद चिन्हों पे चलकर आपको जो व्यापारी वर्ग है, जन सामान्य है, उनकी सुरक्षा का भी मुद्दा आपके मस्तिष्क में है। इसी के साथ में जो जैसे व्यापारियों की सुरक्षा का मुद्दा है, मैं फिर से गो हत्या पे आना चाहूंगा कि जालना शहर में गो हत्या पे प्रतिबंध लगने के लिए क्या नियोजन होने चाहिए, इस पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या कल्पना है? पहली बात तो गौ हत्या का विषय तो जालना का नहीं, पूरे देश का विषय हो। मेरे हिसाब से इसको कहीं तो कहीं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको कहीं तो कहीं ऐसा कड़ा कानून आनन पानन में लागू करना चाहिए कि जहाँ पे भी गौ हत्या होती है, जो लोग उसका इसमें इन्वॉल्व है, उनको तुरंत ऐसी, मैं तो बोलता हूँ उनको कुछ सजा देके कुछ मतलब नहीं, उनको तो डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ऐसा नियम लाना चाहिए कि गौ माता में हमारे 33 कोटि देवती देवता बसते। जब एक गाय, एक गौ माता की कब हत्या होती तो अपन हमारे 33 कोटि देवती देवता को अपन हत्या समझते। तो मुझे लगता है, और इसके लिए अपना पूरा प्रयास रहेगा, और आज तक हम भी ये काम करते आए। कुछ वो विषय चलते रहता है, इसको लेटर देंगे, उसको लेटर देंगे, अपन ऐसा करेंगे। लेकिन ये भी वादा करता हूँ आपको, जिस दिन अपना चुनाव हो जाएगा, इसके लिए मैं भी ये घड़ी घड़ी सरकार से ये मांग करूंगा कि गौ हत्या को तुरंत बंद करना चाहिए और उस पर कानून बनाना चाहिए। आपने सिंधी समाज की बात की, व्यापारी वर्ग की बात की, जन सामान्य की बात की, ग्रामीण क्षेत्र की बात की। इसके साथ में कई सारे समाज, अन्य समाज के वर्ग भी शहर और ग्रामीण में बसते हैं। तो प्रतिनिधि के रूप में
आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपके विचारों में आप किस प्रकार से बताना चाहेंगे कि आगे की आपकी गतिविधियां कैसी रहेंगी? आगे की गतिविधि का सवाल ऐसा है, सबसे पहले मैं व्यापारी से चालू करना चाहूँगा। व्यापारी को जो सबसे बड़ा मुद्दा है लूट मार का, तो ये तो चल रही है, उसको 100% पूरा बंद कराने के लिए, इसलिए कानून लागू के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए मैं हमेशा दिन रात खड़े रहकर उनके साथ खड़े रहूँगा ये चीज़ के लिए। दूसरा, जो हमारे महात्मा फुले मार्केट है, उसको 2 साल के अंदर उसका भूमि पूजन करने का मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। तीसरी बात, जो हमारे किसान भाई बहन है, जो हम देखते हैं रास्ते में, जो हमें भाजी पाला जो बेचते हैं, जो फ्रूट बेचते हैं, वो बेचारे रोड पर बैठ के अपना धंधा करते हैं और आने जाने में आम जनता को उससे परेशानी होती है ट्रैफिक की। तो मैंने ऐसा सोचा है कि जिस दिन अपन अपन चुनाव जीतेंगे, एक अलग से नगर परिषद की या महानगर पालिका की ओर से एक अलग से जगह इनको उपलब्ध करके वहाँ टीन के शेड बनाकर इनको जगह दूंगा, ताकि वो अपना व्यवहार अच्छी से कर सके और आम जनता को तकलीफ न हो। तीसरा मुद्दा पानी का। पानी का मुद्दा, जो हमारे हजारों करोड़ अभी तक जानना कि पानी के लिए निधि आ चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो निधि अभी तक पूरा इसके लिए इस्तेमाल हुई है। तो मैं जनता को आपके माध्यम से ये भी वादा करना चाहूँगा कि हफ्ते में कम से कम, जब तक पूरा काम नहीं हुआ, तो 2 दिन 3 दिन पानी देने की कोशिश जरूर करूँगा। चौथा मुद्दा, जो टैक्स का लेकर जो चल रहा है, अपने जानना पहले नगर पालिका से आज महानगर पालिका बन गई। जो टैक्स का विषय जो है, जो आज टैक्स जो लोगों को बढ़कर आ रहे, हमने ओपोजिशन भी किया था, आंदोलन भी किया था उनके लिए। लेकिन आने वाले समय में जिस दिन मुझे जनता अपना विजय आशीर्वाद देकर चुनकर देंगी, तो 2023 तक या 2024 तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने का हम बिल्कुल कोशिश करूंगा। इसको वन टाइम सेटलमेंट लाके इसको पूरा टैक्स पब्लिक से लिया जाए और ये चैप्टर को यहाँ क्लोज किया जाए कि महानगर पालिका बनने से अभी तक पूरी अस्तित्व में नहीं आई, तो महानगर पालिका को टैक्स देने का कोई इतना सवाल ही नहीं होता है। एक टाइम पे हमारी महानगर पालिका ऐसी थी, मेरे ख्याल से बोतराजी चौईशा के टाइम पे ऐसी हमारी नगर परिषद थी, वो औरंगाबाद महानगर पालिका को पैसा देती थी डेवलपमेंट करने के लिए। आज अपनी महानगर पालिका देखो कहाँ हो गई। आज अपन लोगों को, आम जनता को परेशान कर रहे हैं कि टैक्स दो, पानी नल पट्टी, पानी नहीं आ रहा, नल पट्टी दो। तो ये सारा जो आपका विचार है, ये सारा जो कार्य आप करना चाहते हैं, इसके लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, एक समझ सूझबूझ की जरूरत पड़ती है, अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म हम जिसको बोलेंगे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इस पर आप खुद को कहां देखते हैं? देखो, जनता की शक्ति से बढ़कर कोई राजनीतिक दल नहीं है। जिस दिन जनता रोड पर उतरेगी, जनता की शक्ति के आगे राजनीति भी, या राजनीतिक दल हो या प्रशासन हो, उनको झुकना पड़ता है। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स है, आम जनता है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले इस इलेक्शन में क्या देखकर कैंडिडेट को वोट देना चाहिए? मैं जनता से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में, एक आने वाली पीढ़ी के लिए चुनाव है, ये नवी पीढ़ी के लिए चुनाव है। मैं जनता से इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने पिछले 35 साल 40 साल लोगों को वोट देकर विजय बनाए, लेकिन ये बार मैं जनता से इतना ही कहना चाहूंगा कि अब अपना कीमती वोट और मुझे आशीर्वाद देकर बनाए। आपको जो विकास पिछले 35 साल में नहीं दिखा, वो 3.5 साल में आपको पूरा जनता को विकास देखने को मिलेगा। ऐसा मॉडल हम जालना को बनाएंगे कि व्यापारी की काम करने की सोच और नेता की काम करने की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। व्यापारी क्या सोचता है कि ये रोड पे ट्रक जाना चाहिए, और नेता लोग क्या सोचते हैं, ये ट्रक पे सिर्फ 4 व्हीलर चले गए तो हो जाता। लेकिन व्यापारी दृष्टिकोण से और जनता की सोच के लिए मैं इतना कार्य करने के लिए अग्रसर हूँ और रहूंगा। और रही एक बात और बोलना चाहता हूँ, पिछले अपन 2-3 वर्ष पहले जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल में हमारे बड़े भैया किशोर अग्रवाल जी का भी स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनके स्मृति में हमने कोरोना वैक्सीनेशन कैंप रखा था और तन मन धन से लोगों की सेवा की थी वो काल में। और रूपम परिवार की ओर से स्वर्गीय किशोर अग्रवाल की स्मृति में आयोजित किया गया कोरोना ये वैक्सीनेशन कैंप एक रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। और उनकी स्मृति में हमने जालना में कम से कम लाखों अनाज के किट लोगों को बांटा है। उसके वीडियोस, उसकी फोटोज आज भी हमारे पास मौजूद है। एक समय ऐसा था कि कोरोना काल में जो
आज भी आग में कांटे आ रहे भैया का नाम। भैया ने जो सोच रखा था जीवित रहते हुए कि जालना को हमें विकास की ओर लेके जाना है, लेकिन मैं जनता से ये कहना बिल्कुल चाहूँगा कि बोलना चाहूँगा कि मैं आपका सपनों का शहर और किशोर अग्रवाल जी की जो हमारी जालना को विकास बनाने का जो ये था सपना, वो जरूर पूरा करूँगा। और दिवाली का पर्व तो वसुबारस से शुरू हो जा रहा है, प्रकाश का पर्व शुरू हो रहा है। वसुबारस सोमवार से एक दिवाली का अपन बोलते प्रारंभ हो रहा है। तो जैसी दिवाली का पर्व 28 तारीख से शुरू होगा, एक नए प्रकाश की रोशनी अपने मिलना चालू हो जाएगी। तो मैं जनता से ये आग्रह करूँगा कि वसुबारस के दिन अब मुझे ज़रूर अपना आशीर्वाद दीजिए और एक नई रोशनी, जैसा बोलते हैं दीपावली रोशनी का पर्व है, एक जालना में एक रोशनी देने का काम करे और मुझे अपना कीमती वोट देकर विजय करे। और मैं आप सभी जालना वासियों को और सभी अपना पाशुमी डिजिटल परिवार को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे जालना के युवा व्यापारी रवि गोवर्धन अग्रवाल, जो आने वाले विधानसभा इलेक्शन के एक इच्छुक उम्मीदवार है। आने वाले समय में और भी ऐसे उम्मीदवारों के, अन्य क्षेत्रों के सभी लोगों के इंटरव्यू आप तक पहुंचाने का कार्य पार्श्वभूमि डिजिटल के माध्यम से हम करते रहेंगे। यदि आपको यह इंटरव्यू पसंद आया तो जरूर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक बटन का आइकन जरूर प्रेस करें और अपने मित्र परिवारों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।